शाश्वत मंच पर आप सभी दोस्तों का, साथियों का स्वागत है। और जैसा कि हम सभी पता है सभी को कि इस महामारी ने लोगों के जीवन और मन में न केवल ढेर सारी चुनौतियां और सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सामान्य गतिविधियां लगभग शिथिल सी हो गई हैं। ऐसी स्थिति में न्याय के क्षेत्र में भी वकील और न्यायाधीश क्या न्याय के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन कर पा रहे हैं? आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री अमरेंद्र नाथ सिंह जी से, जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं तथा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं। आज के विषय कोरोना काल, न्याय व्यवस्था और क्या क्या। तो रूबरू होते हैं अमरेंद्र नाथ सिंह जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार सर। सभी का अभिवादन। सर, मेरा पहला प्रश्न ये है, क्योंकि महामारी का समय चल रहा है, तो कोरोना काल में जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था की है, परंतु अधिवक्तागण की यही शिकायत है कि जो पिटीशन मार्च माह में दाखिल किए थे, जैसे क्रिमिनल केसेस वगैरह के सर, बेल वगैरह, तो आज मई के आखिरी सप्ताह तक सुनवाई है तो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पा रहे हैं। तो इस संबंध में बार एसोसिएशन अपने स्तर पे क्या प्रयास कर रही है सर? देखिए, यह एक अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, दुनिया में उत्पन्न। जी सर। जो बहुत विकसित देश है, उन्होंने भी बहुत महामारी को आपदा के रूप में झेला, जनहानि हुई, व्यवस्थाएं डिस्टर्ब हुई। ये समस्या भारत में ज्यादा है क्योंकि अभी हम पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, विकास की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें न्यायिक व्यवस्था भी आती है। तो पहला तो पिछले साल जब 2020 में अप्रैल में शुरुआत हुई है तालाबंदी की, जिसे लॉकडाउन कह रहे हैं, उसके बाद एक व्यवस्था ये शुरू करने का प्रयास किया गया कि आभासी, वर्चुअल, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुनवाई को प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि न्याय एक ऐसा मंदिर है जो कभी बंद नहीं किया जा सकता और न्याय की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को है जब वो चाहे। इस भावना और इस सिद्धांत के अंतर्गत न्यायालय को खोलने का प्रयास हुआ वर्चुअल, इलेक्ट्रॉनिक ढंग से, कि आदमी अपने घर या कहीं से भी अपने मुकदमे की बहस कर सके। दाखिल करने के लिए भी व्यवस्था की गई कि ई फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दाखिल। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट दुनिया के किसी भी न्यायालय से बहुत बड़ा है। और स्तर में नहीं बड़ा है, स्तर में तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, लेकिन काम और संख्या और जो जिम्मेदारियां हैं वो दुनिया के किसी भी न्यायालय से ज्यादा है। और ऐसी परिस्थिति में लगभग 25-26 करोड़ की आबादी के हम प्रदेश में रहते हैं। ऐसी स्थिति में मुकदमों की संख्या भी होना ज्यादा स्वाभाविक। और ऐसी परिस्थिति में ये जो वर्चुअल तरीका है वह उसको संभालने में सक्षम नहीं है। दूसरी बात, हम ये जो न्यायिक व्यवस्था है वह पहले से इस व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं थी, टेस्टेड नहीं था। यह शुरू हुआ है पिछले साल अप्रैल से, और आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां पहले दिन थे। यह व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। बहुत अच्छी तो जब होगी तब होगी, संतोषजनक नहीं है। विद्वानों का और जो विधिवेत्ता है, विद्वान इन सब का मानना है वर्चुअल मेथड बहुत सफल नहीं है। ये थोड़े छोटे मोटे मामलों में तो चल जाएगा, लेकिन बहुत सफल नहीं है। लेकिन आज की परिस्थितियों में जहाँ तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात है, अन्य प्रदेशों के उच्च न्यायालयों ने इस व्यवस्था को अपनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनाया है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे यहाँ मुकदमों की संख्या है, एक तो वह संभालने में सक्षम नहीं है यह व्यवस्था। दूसरा, अभी स्वयं में भी यह व्यवस्था अपने जो ढंग से लागू होनी चाहिए, कभी लिंक मिला, कभी नहीं मिला, कभी आवाज आई, कभी नहीं आई, ये परिस्थितियां अच्छी नहीं है, खेदजनक है।
और जहाँ तक इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बात है, हम लोगों ने समय समय पर, यहाँ तक कि पिछले वर्ष भी सुझाव दिए थे कि कैसे हो, लेकिन बीच में जब न्यायालय खुल गया तो सब ढीला पड़ गया। सब लोग आश्वस्त हो गए कि कोरोना महामारी चली गई, लेकिन फिर एकाएक होली के बाद से जो हमारे ऊपर आपदा आई, हमारे भाइयों के ऊपर आपदा आई है, ये बहुत ही खेदजनक है, चिंताजनक है। अब जो प्रयास हो सकता है माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से। जी जी, क्या कह रहे हैं सर? आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि अभी वर्चुअल सिस्टम की जो बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से जो एक नेट सिस्टम है उसमें जो है ज्यादातर अधिवक्ता जो है बेचारे तैयार होके जाते हैं, इंतजार करते रहते हैं, लिंक कभी नहीं मिलता, कभी और भी बाधाएं आ जाती है, नेट की समस्या आ जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो सर इन स्थितियों के बाद भी मैं ये जानना चाह रही थी कि न्यायालय प्रशासन ने कोई कदम उठाया कि नहीं इस समय? देखिए, हम भारत का जो संविधान है उसमें शुरुआत में ही जो आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 है वो समानता की बात करता है, और समानता का सिद्धांत पूरे देश में सभी के ऊपर हर व्यवस्था पे लागू है। हमारे यहाँ जो जिक्सी सिस्टम इन्होंने अंगीकृत किया है वर्चुअल मोड के सुनवाई के लिए, बहुत वर्केबल नहीं है, बहुत अभी इसका अच्छा परिणाम सामने नहीं आया। एक तो दिक्कत ये हो रही है कनेक्शन की, दूसरी दिक्कत ये है जो बड़ी मौलिक है, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था। हमारे यहाँ 10-11 हजार नियमित अधिवक्ता हैं, जिसमें से बहुत बड़ी संख्या इसको जानती नहीं, वह दूसरों पर निर्भर होकर के हम लोग के साथ ही उसको संचालित करते हैं। मैं भी ऐसा करता हूँ, और ये व्यवस्था ऐसा नहीं है कि अधिवक्ताओं के साथ ही, यह न्यायमूर्ति गणों के भी साथ है। उनको भी इस वर्चुअल कनेक्शन के लिए अपने स्टाफ पे या तकनीकी विशेषज्ञों पर निर्भर होना पड़ता है, उनको भी उनसे सलाह लेनी पड़ती है, और ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो व्यवस्था है ये इस वजह से भी सफल नहीं है। न्यायालयों के भी अपने अपने स्वयं के तरीके हैं, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई समानता नहीं है कि किसके यहाँ लिंक किस तरह से दिया जाएगा। कहीं कॉमन लिंक दे दिया, सब लोग जुड़े हुए हैं, जैसे जिसका नंबर आया वो अपनी बहस किए। कहीं कहीं पे व्यक्ति का जब नंबर आता है अधिवक्ता का, तब उनको लिंक दिया जाता है। और इस आपाधापी में, जैसे आज मैं ही एक मुकदमा मैंने किया, मैं 11 बजे से वेट करता रहा उस मुकदमे को, और वो जाके 3:15 बजे उसकी सुनवाई हो सकी। तो टाइम का भी अधिवक्ता को बड़ी दिक्कत होती है, उसको समायोजन करने के, अपने अन्य कामों के साथ तारतम्य में बैठाने में, एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है कि कैसे मुकदमा कब आएगा कब नहीं। हम इंतजार तो करना ही है मुझे अपने मुकदमे का, लेकिन अनावश्यक जो देरी होती है, हमको अगर पता हो कि हम अंदाज लगा लेते हैं कि 10-15 मुकदमे बाद मेरा मुकदमा है तो कितना टाइम लगेगा, हम उस हिसाब से अपने काम को एडजस्ट, ये दिक्कतें आ रही। जी सर, एक प्रश्न आया है साधना मिश्रा एडवोकेट का, वो पूछ रही है कि लॉकडाउन में घर बैठे आसानी से जो है एडवोकेट कैसे अपना हेल्थ सर्विस पा सकता है, इसका कोई सिंपल सिस्टम है क्या? हेल्थ सर्विस, स्वास्थ्य सेवा? जी 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 सर। तो घर बैठे तो स्वास्थ्य सेवा, कोई बीमार होगा घर बैठे क्या होता है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं, अन्यथा हॉस्पिटल में एम्बुलेंस सेवाएं हैं, उसका उपयोग करें। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एक मदद कर रही है कि जो कोरोना प्रभावित अधिवक्ता हैं उनको हमारे यहाँ से, हमारी कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है, उन लोगों को हम लोग कुछ आरटीजीएस के माध्यम से आर्थिक मदद करते हैं और कर रहे हैं। इसमें 150-200 अधिवक्ताओं तक पहुंचाए। जी सर, मेरा प्रश्न है कि आप एक हाईकोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी हैं,
और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के भी प्रेसिडेंट हैं। तो ये दोनों जगह जो एडवोकेट हित में आपने कोई कदम उठाए हैं या किस तरह की योजना आपने बना रखी है? देखिए, पहली बात तो बार काउंसिल उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े संगठन के रूप में जी उत्तर प्रदेश लगभग 3 लाख अधिवक्ता इस पे पंजीकृत हैं उत्तर प्रदेश में। और यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे साथियों ने, इस अधिवक्ता समाज ने मुझे सन 2000 में जी सदस्य के रूप में चुना। और अगर जो आपने प्रश्न किया है कि जहां तक मेरी व्यक्तिगत सेवाओं की बात है, तो मैं सूक्ष्म में आपको 2-3 बातें बता देता हूँ। 2003 में मैं उपाध्यक्ष के जी रूप जी में चुना गया था और तब समय की सरकार ने न्याय शुल्क में 100 गुना की वृद्धि की थी। संभवतः आपको याद होगा, ये 2003 की बात है। तत्कालीन महाधिवक्ता थे हमारे बड़े भाई सतीश चंद्र मिश्रा जी, और वह अधिनियम जो लागू किया उत्तर प्रदेश सरकार ने तहसील से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक कोर्ट फीस बढ़ाने का, उसका हम लोगों ने विरोध किया। अंततः गत्वा उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया उसको, और माननीय मार्कंडे काटजू की डिवीजन बेंच ने उस अधिनियम को स्टे करके ये कहा शासन को कि बार काउंसिल की एक कमेटी बना करके आप लोग आपस में इस प्रश्न का निराकरण करिए, इस समस्या का। मेरी अध्यक्षता में कमेटी बनी। मेरे साथ हमारे एक साथी रहे हैं वरिष्ठ, प्रवीण कुमार सिंह, पीके सिंह साहब आगरा के, जो बाद में अध्यक्ष भी हुए थे, और शशिकांत शुक्ला गुप्ता जी, जो बाद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। ये दोनों हमारे साथ कमेटी में थे। हम लोगों ने प्रदेश के अधिवक्ताओं का मंतव्य लिया और एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में दिया कि यह अंग्रेजों का कानून है, न्याय देना शासन की और संविधान की भावना है, उसके लिए कोई शुल्क नहीं लगना चाहिए और कम से कम लग जो रहा है उससे बढ़ना नहीं चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने यह एक रिपोर्ट में लिखा कि साहब, उत्तर प्रदेश या भारत के अधिवक्ताओं को जो शुल्क लिया जाता है उसके सापेक्ष उनको कोई सुविधाएं शासन के माध्यम से नहीं मिलती, और मिलनी क्या चाहिए कि उनको बैठने का स्थान, हॉल, लाइब्रेरी, अन्य सुविधाएं प्रसाधन की सुविधाएं आदि आदि उपलब्ध होना चाहिए, और एक उनके वेलफेयर की स्कीम होनी चाहिए। यह रिपोर्ट शासन को, तत्कालीन सरकार को दी गई। उसके बाद सरकारें बदलती गईं, लेकिन कोई सार्थक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अंततः गत्वा 2010-11 में जब मुलायम सिंह की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने उस रिपोर्ट पे गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेते हुए उसको जैसी रिपोर्ट दी गई थी उसी रूप में उन्होंने उसको स्वीकार किया, और अधिवक्ताओं की जो कल्याण निधि की राशि है वो 1.5 लाख हो गई। उसके बाद प्रत्येक तहसील स्तर तक न्यायालय भवन, लाइब्रेरी आदि और विभिन्न प्रदेश के जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं वह उत्तर प्रदेश सरकार ने की। इसके बाद इसी बीच में 2007 में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चेयरमैन हुआ। चेयरमैन होने पे भी कुछ काम हुए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण काम मैंने ये किया। एक तो मेडिकल एड का जो राशि थी वो बढ़ाई गई। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम हुआ कि जो अधिवक्ता कल्याण निधि के माध्यम से मृत होने वाले अधिवक्ताओं को 50,000 रुपए की राशि दी जाती थी, वह 60 साल तक ही मृत्यु पे लागू थी, क्योंकि ग्रुप इंश्योरेंस के माध्यम से कानून में 60 साल के ऊपर वह राशि दे नहीं होती किसी को। तो एक तो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम से हम बाहर आए, हमने LIC से नाता तोड़ा, क्योंकि हमें 12-13-14 करोड़ लगभग प्रीमियम LIC को देना होता था। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया, पूरी बार काउंसिल ने, कि हम बजाय प्रीमियम देने के खुद ही सबको बांटेंगे। ये राशि हम क्यों दें LIC को, क्योंकि उनके यहाँ देरी भी बहुत होती थी भुगतान में और विवाद भी बहुत होते थे। अभी भी 350 क्लेम उस जमाने के पेंडिंग है, उसका मुकदमा चल रहा है। तो वह 60 साल की जो राशि उम्र थी, उसके बाद कोई भुगतान किसी अधिवक्ता को नहीं होता था।
2007 में मैंने एक रिपोर्ट दी जिसे बार काउंसिल ने सहर्ष स्वीकार किया, लागू किया, और मेरी ही अध्यक्षता में वह नया एक रूल, पहला बार काउंसिल के माध्यम से वो पहली स्कीम है जिसमें बिना कोई अतिरिक्त शुल्क लिए अधिवक्ताओं को शुरुआत में उस समय 60 से के बाद के मृत अधिवक्ताओं के आश्रितों को 50,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया, और तब 1.5 लाख रुपया था 60 के पहले। इसके बाद जब 2010-12 में वह राशि 1.5 लाख बढ़ा दी गई शासन द्वारा, तो हमारे यहाँ से भी वह राशि बढ़ाई गई। इस तदुपरांत माननीय योगी जी ने अब जाकर के वह समय सीमा जो मृत्यु की 60 साल थी उसको 70 साल कर दिया, और अब 70 साल तक की उम्र का कोई भी अधिवक्ता का दिवंगत होता है तो उनको 5 लाख रुपए की राशि देय होती है। और जो मेरे द्वारा सन 2007 में स्कीम बनाई गई थी उसके अंतर्गत अब 70 के बाद जो अधिवक्ता की मृत्यु होती है उसको 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो 10,000 की अधिकतम राशि हमारे यहाँ से दी जाती थी मेडिकल एड के रूप में, उसको भी हमने बढ़ाया और 25,000 रुपए अब दिया जाता है। ये राशियां कम है, ये हम लोग का मानना है, हमारी बार काउंसिल का भी मानना है कि कम है, लेकिन जारी है। उम्मीद है कि वर्तमान सरकार भी हमारी समस्याओं को गंभीरता पूर्वक विचार करेगी और उसमें हम कुछ सफलता पाएंगे। जी जी सर, एक प्रश्न हाईकोर्ट के हेमंत दुबे जी कर रहे हैं। सर, जो जमानत याचिका मैनुअल दाखिल कर दिया गया है मार्च के आखिर में, वो मामला अभी तक नहीं लग पाए हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। इससे तो पूरा हाईकोर्ट पीड़ित है, मैं स्वयं भी पीड़ित हूँ, लिखा पढ़ी हुई है चीफ जस्टिस साहब के यहाँ। एक दिक्कत आ गई कि समर वेकेशन प्रीपोन कर दिया गया, जो 1 जून से होना था वह 4 मई से ही हम लोगों को करना पड़ा इस कोरोना आपदा की वजह से। और जैसा कि लोगों ने यह विषय उठाया था कार्यवाहक मुख्य के समक्ष, तो उनकी अपनी समस्याएं थी कि उनको 30% और 40% स्टाफ पे ही अपना काम चलाना पड़ रहा था और न्यायमूर्तिगण भी बीमार हो रहे थे। और तो ये सब बातें तो हैं, लेकिन हेमंत का जो प्रश्न है वो बड़ा वैलिड प्रश्न है। क्यों? कारण ये है कि न्यायिक व्यवस्था चलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर वकील अपनी जान को खतरे में डाल करके बिल्कुल और अपने अधिकारी की मदद कर रहा है, एक गलत भावना या मिसकंसेप्शन है कि ये वकालत सिर्फ रोजी रोटी के लिए। रोजी रोटी के अलावा हम समाज की सेवा भी करते हैं, जो अन्य व्यवस्थाओं में ऐसा नहीं है। जहाँ लोग, जैसे किसान भले ही खेती करके अपनी आजीविका चलाता है लेकिन वो देश की भी सेवा करता है, वैसे ही अधिवक्ता शुल्क जरूर लेता है मुकदमा करने का, लेकिन वह समाज की समस्याएं और वह अधिकारी को न्याय दिलाने का काम करता है, सरकार को भी न्याय दिलाने का काम करता है जो भी पीड़ित होता है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं उम्मीद करता हूं कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश गण स्वयं भी उत्साहित होंगे, प्रोत्साहित होंगे और त्वरित रूप से न्यायालयों में काम करने के प्रति उनका भी समर्पण होगा। मैं समझता हूं कि चिंता तो सभी को है, जीवन का भय होता है इस महामारी में, जहां डॉक्टर का अभाव है, दवाइयों का अभाव है, सुविधाओं का अभाव है, और सरकार भी अपना प्रयास कर रही है, उसके बाद भी लोग बीमार हो रहे हैं और लोगों की जान को भी खतरा है, लेकिन देश तो चलेगा ना। तो ऐसी परिस्थितियों में जैसा कि हम लोगों ने चीफ जस्टिस से कहा है कि यह मार्च अप्रैल के मुकदमों को वो जल्दी से जल्दी, जो खासतौर से क्रिमिनल साइड के हैं, क्योंकि सिविल में अर्जेंसी की एप्लीकेशन लगती है और अर्जेंसी अगर कंसीडर होती है तो सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन जहाँ लोग जेलों में हैं और निरपराध हैं या न्याय की दृष्टि में अगर वो छोड़े जाने लोग योग्य हैं तो उनको छोड़ा जाना चाहिए। इस संबंध में हमने एक निवेदन भी किया था न्यायालय से और सुप्रीम कोर्ट से भी कि 10 साल तक की सजा वालों को पैरोल पे छोड़ा जाए, लेकिन उन्होंने उसको 7 ही साल तक सीमित रखा कुछ प्रतिबंधों के साथ। तो प्रयास किया जाता है जी सर, आवाज आ रही है, इसका हल निकले। जी
सर एक प्रश्न शशांक चंचल जी ने किया है कि वर्चुअल हियरिंग के लिए अधिवक्ताओं के लिए हाईकोर्ट परिसर में कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुविधाओं से लैस तैयार कराया जाना चाहिए। लखनऊ में पिछली बार ही यह व्यवस्था थी। इससे जो बहुत संपन्न या टेक्नोलॉजी समृद्ध नहीं है ऐसे अधिवक्ता भी आसानी से केस कर सकेंगे और यह व्यवस्था निर्बाध करने के लिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन क्या कर रहा है सर? आपसे पूछ रहे हैं सर। देखिए, पिछले वर्ष ये व्यवस्था हुई थी उच्च न्यायालय परिसर में केबिन बना करके, और जिस दिन ये व्यवस्था शुरू हुई उसी दिन वह व्यवस्था ध्वस्त भी हो गई। कारण ये हुआ कि जो मुकदमे लगे थे उन पे इतना भार आ गया सिस्टम के सर्वर पे कि वो कोलैप्स कर गया, क्रैश कर गया। दूसरा, वहाँ सामाजिक और शारीरिक दूरी जो बनाने की इस समय जोर दिया जा रहा है वह सारे प्रतिबंध टूट गए और अव्यवस्था हो गई। दूसरा, एक बड़ा हम लोग लखनऊ में हो गया, फलाने जगह हो गया। मैंने जैसा कि कहा आपको, लखनऊ में 13 जिले हैं जी। बहुत छोटा बेंच है। वहां पे जब कम सर्वर पे लोड होता है तो कुछ काम हो सकता है, लेकिन वहां भी वह व्यवस्था नहीं चल पाई। और अब जो परिसर के अंदर की यह, अगर घर में ही लोग सीखें, अपने बच्चों से मदद लें, अपने साथी से लें। देखिए, जब हमने इस प्रोफेशन को स्वीकार किया है तो हमें अपडेट भी रहना होगा और टेक्नोलॉजी से भी अपने को वाकिफ रखना होगा। तो ये जब हम कहते हैं कि हम इस चीज को नहीं जानते हैं तो ये मैं समझता हूँ कि कमजोरी है, हमें सीखना चाहिए। लेकिन फिर भी फिजिकल हियरिंग को वर्चुअल हियरिंग से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अंततोगत्वा हमें अदालत ही में बहस करने के लिए माहौल बनाना चाहिए और स्वयं आत्मानुशासन होना चाहिए कि हम फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, जिससे कि यह महामारी से भी तो हमें लड़ना है और दूसरों को भी सिखाना है कि हम लोग अनुशासन बना कर। सर अधिवक्ता साथी अनिल कुमार तिवारी का एक सुझाव है कि बेल मैटर अर्जेंट होता है, वेकेशन में सुनवाई होने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल अर्जेंट होता है। सुझाव भी दिया गया है कि जजों की संख्या बढ़ाई जाए बेल में जी, और संभवतः इस पे कल शाम को कुछ उत्तर मुझे मिलने की संभावनाएं हैं माननीय कार्यवाहक न्यायाधिपति के माध्यम से। सर हम बात कर रहे थे आपके बार एसोसिएशन के जो से जुड़े अधिवक्ता हैं, जो मेंबर हैं, तो उनको जो आज के समय स्थितियां बड़ी खराब चल रही हैं, तो उनके लिए कोई बार एसोसिएशन ने कोई योजना बनाई है? मान लीजिए कोई आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है अधिवक्ता साथी, या कोई उसके साथ कोई मेडिकल ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, खराब आ जाती हैं, तो उसके लिए क्या कदम उठाए हैं आपने? देखिए, हमारी सबसे बड़ी एक चिंता, व्यक्तिगत जो मेरी चिंता है, वह यह है कि हम बार काउंसिल के सदस्य हैं। बार काउंसिल हमारी नियंत्रक बॉडी है, वो हमें डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए लाइसेंस ग्रांट करने की बॉडी है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल स्टेट्स की जो हमसे पैसा लेते हैं पंजीकरण शुल्क के रूप में, वह अगर ज्यादा नहीं है, हर राज्य का अपना अपना है पंजीकरण शुल्क, और फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में जो पंजीकरण शुल्क लगता है वो अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। लेकिन यह प्रश्न नहीं है कि कम है या ज्यादा है, सवाल यह है कि हम लोगों को स्कीम बनानी चाहिए कि हम अधिवक्ताओं की मदद कर सकें। लेकिन एक गंभीर मसला यह है कि हर आदमी अधिवक्ता बनना चाहता है, और जो हमारे यहाँ स्कीम्स हैं वह भी एक प्रलोभन का आधार हो गई हैं, और अधिवक्ता के आड़ में लोग अन्य भी व्यवसाय करते हैं। मैं समझता हूं कि अगर 3 लाख अधिवक्ता पंजीकृत हैं तो उसमें से कम 75 से 1000 से 1 लाख तक के निष्क्रिय अधिवक्ता हैं जो अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हैं, लेकिन वह अधिवक्ता कल्याण टिकट के माध्यम से या मुकदमे दाखिल करने के स्टैम्प के माध्यम कोई योगदान उनका नहीं है।
वह अन्य जी, गतिविधियों में संलग्न है, लेकिन फायदे वो भी पाते हैं। जो जी। योजनाएं हैं उनका फायदा वो उठाने में पीछे नहीं रहते। लेकिन सर तो फिर इसके लिए बार एसोसिएशन कदम क्यों नहीं उठा रही कोई, मैं जिसको आप बोल चिन्हित जी, मैं बता रहा हूँ जी, कि हम बहुत बड़े भीड़ वाले देश में हैं। जी, मैं खुद समझता हूँ कि जिस देश में लगभग 25-30 करोड़ के लोगों की रहने की जगह है, उस देश में लगभग अब तो 125 करोड़ कहा जाता है, लेकिन माना जा रहा है कि 140 करोड़ की आबादी इस देश में है। और अगर जी, किसी जी, कमरे में 3 आदमी के रहने की जगह है और वहां 30 आदमी रह रहे हो, तो संसाधन का झगड़ा तो होगा ही, कोई व्यवस्था काम बिल्कुल, नहीं कर सकती। बिल्कुल, और ऐसे में जो हमारी योजनाएं हैं, जैसे मेडिकल एड हम बांटते हैं, डेथ क्लेम बांटते हैं, अब बहुत से मामलों में वकालतनामा नहीं दे पाते लोग, जी, बता ही नहीं पाते कि वो सक्रिय सदस्य थे या नहीं थे। हमारे जी, यहाँ बार एसोसिएशंस भी जो उनके फंड आते हैं उसके मैनेजमेंट का कोई हिसाब किताब नहीं। जी, वो अगर किसी स्थानीय सांसद ने एक वाटर कूलर लगा दिया किसी भी अधिवक्ता संघ परिसर में, जी, तो वो एक बहुत बड़ी न्यूज होती है। जबकि मैं समझता हूं कि अधिवक्ता किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, खासतौर से एसोसिएशन हमारे बिल्कुल, ऊपर पूरी दुनिया न्याय के लिए निर्भर है, और जी, उल्टा हम ही अगर याचक बन जाए तो ये अधिवक्ता समाज के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, और बिल्कुल सर, जहां तक इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की इस वर्तमान परिस्थितियों की बात, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए जो चुना गया फरवरी में, हमारी पूरी कार्यकारिणी, हमारे सभी साथी मिल जी, करके एकजुट होकर के, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, हमारे जनरल सेक्रेटरी, अन्य पदाधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्यगण, सबने जी, एक बीड़ा उठाया कि हम अपने अधिवक्ता साथियों की मदद करें। जी, पिछले वर्ष हमारे यहाँ कोई कोष नहीं है। इस समय हमने 1.5 साल से हमारे यहाँ सब्सक्रिप्शन भी, जो चंदा आता है वो भी नहीं आ रहा है, बहुत कम लोग दे पा रहे हैं। इन सब के बावजूद 80 लाख रुपए हमारे सदस्यों के बीच वितरित हुए। जी, व्यक्तिगत भी हम लोगों ने बहुत सी सहयोग करने का प्रयास किया, और जो भी मदद हो सकी, जी, वकीलों की ही नहीं, मुंशी और भाइयों के लिए थी। वो भी हमारे जी, एक साथी और अंग हैं व्यवस्था के। और बिल्कुल, वो उपेक्षित वर्ग है, ये मेरे लिए कष्ट की बात है। मैंने एक स्कीम उनके लिए भी बना करके हाईकोर्ट को दी है कि मुंशी लोगों के लिए भी कुछ जी, सहयोग होना चाहिए। तो पिछले वर्ष जी, तो हमारे यहाँ जुलाई में 80 लाख रुपए हमने अपने अधिवक्ता साथियों के बीच में बांटा, क्योंकि 80 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि है, लेकिन वो बट करके बहुत छोटी राशि हो बिल्कुल, जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ भीड़ बहुत बड़ी संख्या है अधिवक्ताओं। करीब जी, 10,600 अधिवक्ता तो हमारे यहाँ रोल पे है, एक्टिव। इसके अलावा सितंबर 2020 में हम लोगों ने जी, कार्यभार ग्रहण किया, अगस्त तक। सितंबर 2020 में हमारे जनरल सेक्रेटरी प्रभा शंकर मिश्रा और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जमील अहमद आजमी और वो अनिल पाठक, रजनीकांत राय, दिलीप पांडे, ये कई लोगों पदाधिकारियों की एक कमेटी बनी, और हम लोगों ने वो स्कीम एक लाई, डिस्ट्रेस जी, में लोगों के आपदा में जी, अधिवक्ता परिवार को सहयोग करने की। वो जी, स्कीम हमने फ्रेम की, हाई कोर्ट को सबमिट की, हाई कोर्ट ने उसको देखा, फिर अप्रूव किया, और फिर बार काउंसिल से हमने उसका अप्रूवल लेकर के जी, अल्टीमेटली वह स्कीम हमने अप्रैल में जाकर के लागू कर पाए। और वह इसलिए लागू कर पाए कि कुछ हमारे साथियों ने उस पर आपत्ति की थी और हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी। जी, वैसे तो उसमें कोई अंतरिम आदेश नहीं हुआ है और न हमसे जी, अभी जवाब मांगा गया है, लेकिन कुछ विरोध भी होता है हर चीजों का, स्वाभाविक है, हम लोकतंत्र में हैं। लेकिन हम जी, लोगों ने ये रिस्क लिया और वो स्कीम हमने लागू की है। और उस स्कीम के अंतर्गत 5 लाख रुपए हम अधिवक्ताओं के परिवारों को दे रहे हैं। और मैं जी, समझता हूँ कि ये राशि कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जी, ये जी, भी है कि बहुत छोटी राशि भी नहीं है। और बिल्कुल एक सर, काम आंसू पोंछने का हो रहा है, जो कि वो हिंदुस्तान के किसी भी बार एसोसिएशन में ऐसी कोई स्कीम इतने अमाउंट की नहीं है। लोग देते हैं, जनपद न्यायालयों में भी देते हैं, लेकिन ये जी, हमने एक बड़ी चुनौती को
सामना करने के लिए इस बिल्कुल। आपदा में। और दूसरा, हमने करीब 200 ऐसे अधिवक्ता, जो स्कीम वो चल रही है कोरोना पीड़ित अस्पताल में, जी, उनको हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन पे वहीं से आरटीजीएस पेमेंट किया है, जी, उनको मेडिकल एड देने का काम किया। जी, तो प्रयास हमारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कर रही है। और इसके अलावा हमारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कुछ विगत एक न्यायाधीश महोदय ने कुछ अभद्रता की थी, उस संबंध में भी जहां तक हमारे यहाँ शिक्षा सेवा अधिकरण की बात आई, जी, उसको जी, भी हमने जिसमें विरोध किया। बिल्कुल। लेकिन सर बड़ा दुखद है कि जो हम लोग शिक्षा अधिकरण का ये दूसरा मेरे ख्याल से मुद्दा उठाया था हम लोगों ने, लेकिन ये सफल सफल क्यों नहीं हो पाता सर? सरकार ऐसा व्यवधान क्यों उत्पन्न कर देती है? सफलता और असफलता तो परिणाम की बात है, हम लोगों ने अपना जी, कर्तव्य किया। और बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, पिछले वर्ष भी यह अधिनियम आया था 2019 में, जी, और उस समय अंततः गत्वा इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को एक रिट फाइल करनी पड़ी उस अधिनियम के खिलाफ, जिसमें सरकार से जवाब तलब किया गया। जी, लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां, लोग उसको समझ नहीं पाए या समझना नहीं चाहे कुछ लोग, और जी, उसको उन्होंने, जो हमारी उपलब्धियां थी, उसको प्रयास किया गया कि उसको शून्य किया जाए। लेकिन आप देखिए, जितने भी हमारे हाईकोर्ट के संजीदा वकील थे, उन्होंने एकजुट होकर के उस अधिनियम का पहले तो विरोध किया। बिल्कुल। इलाहाबाद बंद में भी उन्होंने पूरा सहयोग किया, और ये पहली बार है कि इलाहाबाद बंद में स्वयं या व्यापारी, शिक्षक, नेता, छात्र संगठन, सभी तरह के लोग हमारे साथ आके खड़े हुए। और जो हमारे साथ इलाहाबाद बंद की पूर्व संध्या 8 तारीख को, 8 फरवरी को, 8 मार्च को जो हमारा प्रदर्शन हुआ है जनपद प्रयागराज नगर में, और जो आपके जनपद न्यायालय ने जी, भी हमारा सहयोग किया, वहाँ भी कुछ मतभेद था, इसको सहयोग किया जाए या न किया जाए। जी, लेकिन हमारा ये मानना था कि शिक्षा सेवा अधिकरण, अगर आपको यह नियम लाना ही है अधिकरण के रूप में, तो जनपद न्यायालयों को यह क्षेत्राधिकार दिया जाना चाहिए। शिक्षकों के मुकदमों की बिल्कुल, सुनवाई जनपद न्यायालय में हर जिले में कर दी जाए, बिल्कुल, उसकी बिल्कुल, अपील जिला की होगी, और रिट या बिल्कुल। रिवीजन जो भी होगा वो उच्च न्यायालय में होगा। ये हमारा सुझाव बिल्कुल। था, आज भी है। और अ, यह वैकल्पिक सुझाव है। वैसे तो हमारा विरोध है कि जी, शिक्षा जी। सेवा सर कुछ अधिकरण, जी, जी। लेकिन हमारी उपलब्धता भी है जी, जी कि सर। हमने एक जी जनमत सर। बनाया, एक माहौल बनाया। और आप समझ लीजिए कि पिछली बार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को रिट याचिका करनी पड़ी थी, अब की जी, बिना रिट याचिका किए ही माननीय उच्च न्यायालय ने उसका संज्ञान लेकर के उसको स्थगित किया। अब बिल्कुल। वह चंद 4-5 लोगों ने उसको डिबेट का इश्यू बनाया कि ये तो हाई कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है। एक जो चीज हमारे पक्ष में आई थी, अब हमने उसी को नकारने का प्रयास किया। और जी, मुझे जी, लगता जी है कि सर। कुछ सरकार में ही बैठे लोग, जी, उन्होंने इस आंदोलन को बढ़ाने का और हमारे आंदोलन को, हमारी मुहिम को कमजोर करने और छवि खराब करने का काम किया। जी, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ अपने इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का, इलाहाबाद के व्यापारियों का, प्रयागराज के छात्र संगठनों का, प्रयागराज के धार्मिक लोगों का, शिक्षकों का, संगठनों का, पूरे प्रदेश जी, के शिक्षक खड़े हो गए हमारे साथ। जी, ये पहली बार है कि जी, उत्तर प्रदेश प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी तक के टीचर हमारे साथ एकजुट होकर के खड़े हुए। उन्होंने भी हमारे आंदोलन को, शिक्षा सेवा आंदोलन को विरोध जी, किया। जी, और वह फिलहाल ठंडे बस्ते में है, उच्च न्यायालय का जी। स्थगन है। तो सर हमारा नजरिए की बात है कि हम अपनी बिल्कुल, काम को अच्छे रूप से देखते हैं, या हम उसको सिर्फ क्रिटिसाइज करना है। क्योंकि बिल्कुल हाईकोर्ट सर। बार एसोसिएशन कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है कि यहाँ पक्ष और विपक्ष है। जिम्मेदारी जी, सबकी है कि सब बिल्कुल। लोग अधिवक्ताओं और वादकारियों के हितों के लिए लड़ें। सर हमारे अधिवक्ता साथियों ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, तो मैं चाहती जी हूँ कि मैं सबका जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पढ़ पाऊँ, आप जी, उसका हाँ रिप्लाई शॉर्ट में ही कर दें। बिल्कुल। वीरेंद्र उपाध्याय जी कह रहे हैं कि क्या हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के सॉफ्टवेयर को सुनवाई में इस्तेमाल करेगी जो कि ज़्यादा सुविधाजनक है? वो उनका कहना मुझे लग रहा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होती है वर्चुअल माध्यम से उसका सॉफ्टवेयर अच्छा होगा। तो इस संदर्भ में सर उनको बता दें।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट में दिन भर में 5 मुकदमे होते हैं, जी 10 मुकदमे होते हैं। वहाँ इस समय 31 की संख्या है न्यायमूर्तिगणों की। इस समय लगभग 25 लोग हैं न्यायमूर्ति, और 1.5 साल से वहाँ पेंडिंग केसेस नहीं हुए हैं। जी बहुत जिन मामलों में अर्जेंसी हुई है, वहाँ के जी सर्वर, वहाँ के सॉफ्टवेयर पे वो प्रेशर नहीं है जो इलाहाबाद हाई जी कोर्ट का जो जी विशालता है। वैसे गुजरात हाई कोर्ट ने जो सर, एक सॉफ्टवेयर एक प्रश्न। जी जो जी गुजरात हाई कोर्ट ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, और उन्होंने एक जी कदम सर, और आगे बढ़ के किया है कि लाइव स्ट्रीमिंग, मतलब बिल्कुल। अदालतों की कार्रवाई आप घर बैठे इलाहाबाद, प्रयागराज, आजमगढ़, मऊ, किसी भी भारत के स्थान पे या दुनिया में जी उसको हम लोग देख सकते हैं लाइव कि वहां की अदालतों में किस प्रकार से काम हो रहा है। आज एक जी बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि अदालतों की जी कार्रवाई रिकॉर्ड होनी चाहिए या सार्वजनिक होनी चाहिए सुनवाई। जी जी यह दोनों सर। पक्षों के लिए बराबर लागू होती है। जी जी अधिवक्ताओं की जी भी योग्यता का परीक्षण होगा, और न्यायमूर्ति किस तरह से काम कर रहे हैं, न्यायालय किस तरह से जी काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो समझ रहे हैं कि उसमें हम न्यायमूर्ति या अदालत की कार्रवाई का परीक्षण करेंगे, परीक्षण हमारे भी योग्यता का होगा। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सर, यह खुलेपन का समाज है। आज हम राइट बिल्कुल। टू इंफॉर्मेशन के युग में है, जानकारी के युग में है, तो यह स्वाभाविक रूप से इसको विस्तृत करना पड़ेगा। जी लेकिन जहां तक सर। वहां के सॉफ्टवेयर की बात है, हम जी जी लोगों का ये सुझाव था कि जिस तरह से गुजरात हाईकोर्ट में वहां पे बहुत अच्छा आसानी से हो जाता है, लेकिन ये जो सब उदाहरण है ये बहुत छोटे छोटे हाईकोर्टों के हैं। बिल्कुल हमारे बिल्कुल सर। हाईकोर्ट का संयोग से इतना विशाल है कि उस हिसाब से यहाँ तैयारी नहीं हुई, और एक वर्ष हम बीत गया, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम अडॉप्ट होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। उम्मीद है कि कुछ प्रयास करने का आश्वासन दिया था मुझे कार्यवाहक उप न्यायाधीश महोदय ने, कि संजय यादव जी जी ने। मैं आशा जी करता हूँ कि वो अवकाश प्राप्त करने के पूर्व कुछ वो यहाँ का जी इस सिस्टम को अपग्रेड करने में सफलता पाएंगे। जी सर, अधिवक्ता साथी अविनाश जायसवाल जी पूछ रहे हैं कि सर, बहुत लोग मुकदमे की तैयारी के साथ बैठे रहते हैं, परंतु कई बार लिंक ना मिल पाने से लिंक डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है और लंबी डेट लग जाती है सर। तो इसके लिए क्या उपाय है? निवेदन है, जरा दोबारा बोलिए, वो कुछ जी आवाज डाउन हो गई थी। सर, अविनाश जायसवाल जी का कहना है कि ये लोग तैयार होकर मुकदमे के लिए बैठे रहते हैं, लेकिन लिंक नहीं मिल पाती या कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो और जिससे केस की सुनवाई नहीं हो पाती है और लंबी डेट लग जाती है सर। इसके निराकरण के लिए 3 सर तरह क्या की करें? समस्याएं हैं। जी एक तो लोग दिन भर बैठे हैं, लिंक नहीं मिल रहा है। जी एक है कि कुछ लोगों को लिंक मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। दूसरी समस्या है जो कनेक्टिविटी की है, वो सर्वर की हम्म, है या इंटरनेट की समस्याएं हैं। तो इंटरनेट और सर्वर की समस्या तो समझ में आती है, जी लेकिन जहां तक लोगों को लिंक न मिलने की, या किसी को मिला किसी को नहीं मिला, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है, और यही जी हमारा विरोध है। जी जी सर, एक शशांक चंचल ने प्रश्न बहुत लंबा किया है, वो स्कूल कॉलेज में ये कुछ आवाज धीरे क्यों हो गई? उसके फीस फीस आवाज की धीरे बात हो कर रहे गई। हैं। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही सर? हेलो? आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। हेलो? जी। मेरी आवाज नहीं आ रही सर अब? मेरी आ आवाज रही आ है रही है अब? आपको? मेरी आवाज आ रही आप है? मेरी आपकी आ रही है? जी 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 सर। आपकी आवाज बहुत स्लो है। मेरी अब आई सर? हाँ, बोलिए। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं है मेरी आवाज? जरा सा रुकिए। जी। जी अब आई सर? हाँ, अब आ रही। आपकी आवाज आ रही थी सर। और सर, जी। ये वर्चुअल की समस्या बहुत सारे वकीलों वकीलों के साथ है। मनु शर्मा जी भी वर्चुअल के सॉफ्टवेयर की ही जो है
बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कोर्ट में वर्चुअल प्रवेश किया जा सके, वर्चुअल बहस के लिए बेहतर सॉफ्टवेयर का प्रयोग हो तो ये सारी दिक्कतें हैं बिल्कुल होना वकीलों चाहिए। के साथ। जी और मैं बताना चाहूंगा कि एक सप्ताह पूर्व इन सारी समस्याओं का हम लोगों ने खुद समझ जी बूझ के निरीक्षण किया, लेकिन इसके अलावा जी हम लोगों ने जी जनरल हाईकोर्ट बार सेशन के सदस्यों से उनके सुझाव मांगे और यह भी कहा कि आपकी जो जी जी शिकायतें हैं वर्चुअल हियरिंग या फाइलिंग की, उस संबंध में आप लिखें। लगभग 450 लोगों ने अब ईमेल पे हमारे यहाँ हाईकोर्ट बार जी एसोसिएशन के अपनी समस्याओं को भेजा है और उसकी एक कमेटी हमने बनाई है जो रिपोर्ट आ गई। जी यह सारी जी समस्याओं सर। को हम लोगों ने एक्टिंग चीफ जस्टिस के सामने रखा भी है। तो जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया इसी मीटिंग में कि जी संभवतः कल शाम को कुछ हम लोगों को उत्तर मिलेगा, लेकिन मैं समझता हूं जहां तक वर्चुअल हियरिंग है ये जी सर। समस्या अभी चल रही है। और जैसा कि जानकारी में आया है कि 2-3 नए सर्वर इन्होंने इंस्टॉल किया है हाईकोर्ट में, एक लखनऊ में, 2 इलाहाबाद में, लेकिन जी अभी सर। वह लगता है प्रायोगिक स्थिति में है या अभी वो पूरे ढंग से कार्यरत नहीं हुआ है। लेकिन अब कल वो कैसा क्या बताते हैं, वेंसडे इवनिंग को जी सर। सीजे साहब कल शाम को जी सर, एक प्रश्न देखा जाता शशांक है हम लोग। मौर्य जी, एक प्रश्न जी शशांक मौर्य जी का है कि सर मेरा एक प्रश्न है कि हाईकोर्ट इलाहाबाद की तरफ से अधिवक्ताओं के लिए वैक्सीन की सुविधाओं के साथ साथ क्या अनेक उनके फैमिली के लिए भी व्यवस्था है? देखिए, वो चिट्ठी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। पहले जी ये व्यवस्था अलग से अधिवक्ताओं के लिए मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कराई गई थी और जी सर। लगभग 20-25 दिन वो व्यवस्था चली भी जी अधिवक्ताओं के लिए, लेकिन कुछ वहां प्रॉब्लम हुई और रोक दिया गया। अब जी एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ने ड्रमन रोड पे एक हाई कोर्ट का ही बिल्डिंग है, जो टेलीविजन टावर हमारे यहाँ ड्रमन रोड पे है, जी सर। राजापुर से आगे जाइए तो वहां पे अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। उसमें परिवार को भी समायोजित करते हुए उसका एक नियम ये बना है कि लोग अपने डिटेल देंगे हाईकोर्ट बार सेशन में, वो भी व्हाट्सएप से ही देना है, जाना नहीं है, जी और वो हम हाईकोर्ट को दे देते हैं डिटेल। वहां से जी सूचना आ जाती है, 1 या 2 दिन लगता है वैक्सीनेशन में, और अधिवक्ता और उनके परिवार की पूरी सुविधा अनुसार वैक्सीनेशन जी का कार्यक्रम चल रहा है। जी सर, एक शशांक चंचल ने बड़ा लंबा प्रश्न किया है, लेकिन कहिए तो मैं पढ़ दूं कि जी वो जानना चाहते हैं कि स्कूल कॉलेज मार्च 2020 से ही बंद है, कभी कभी ऑनलाइन क्लास की भी नौटंकी हुई है, बंद स्कूल कॉलेज और फुल फीस वसूल रहे हैं। बहुसंख्यक बहुत सारे मतलब अधिवक्ता जिनके पास बैंक बैलेंस, कोर्ट का काम बंद होने के कारण, कमाई भी बंद होने की वजह से अपने बच्चों की महंगी फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, किंतु हमारी बार और बेंच दोनों ही कोई राहत या समाधान नहीं दे सके, तो निराशाजनक रहा है। यह स्कूल कॉलेज बंद ही है तो आधी फीस ही लिया जाए, ऐसा भी नहीं कि प्रबंधन द्वारा सारा पैसा कर्मचारियों और अध्यापकों को वितरित कर दी जाती है। ये आपदा में भी लूट का अवसर है, मतलब उनका कहना है। तो क्या बार व बेंच के जिम्मेदार लोगों को दिख रहा है इस विषय पर? वो आपसे जानना चाह रहे हैं सर। जी हाँ, दिख रहा है और इनकी जी बात से मैं सहमत भी हूँ। और इस संदर्भ में मैं बताऊं कि हमारे कुछ अधिवक्ता जी सर। साथियों ने एक जनहित याचिका भी यहाँ कर रखी है, जिसमें मैं बहस भी कर रहा हूँ। जी जी, उसमें फीस से उत्तर प्रदेश संबंधित। सरकार से, जी जी, उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा गया था, जी जी लेकिन सर। अनेकों कारण ऐसी बाधाएं आ रही हैं इस कोरोना काल में कि वह जी पूर्ण नहीं हो चुकी है सुनवाई। लेकिन इस मध्य हम लोगों ने कई बार जिलाधिकारी को और उत्तर प्रदेश शासन को मैंने भी लिखा और लोगों ने भी लिखा है। अब जी प्रश्न ये है कि जी 2018 में इसी वर्तमान सरकार ने एक फीस के संदर्भ में अधिनियम जी का लागू किया था, और जी उस अधिनियम के अंतर्गत ये था कि कैसे विद्यालय फीस निर्धारित करेंगे, और उसकी एक कमेटी और जिलाधिकारी का उसमें अध्यक्षता थी। जी जी एक रिट फाइल हुई है जिसमें मैंने ये बहस की थी कि यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकार को जिसने स्वयं बनाया है उसको लागू किया जाए। उस पे पूछा भी गया है जवाब सरकार द्वारा, लेकिन इधर फिर रुक गई बातें और जहां की तहां रह गई।
अब ये तो हम लोग तभी प्रभावित हैं, हर घर का बच्चा पढ़ता है और ये शोषण हो रहा है, और यह वास्तव में राजनीतिक विषय होना चाहिए। और मुझे खेद बिल्कुल है कि विपक्षी दल भी इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल इतने लोग लाचार हैं, ये जो एक सिंडिकेट है शिक्षा का, इसके सामने लोग इतने लाचार हैं कि लोगों की जी हिम्मत नहीं हो रही है कि आवाज उठा सकें। कहीं कहीं नोएडा में या बिल्कुल छोटे छोटे अभिभावक संगठन आवाज उठा रहे हैं, हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं और हम लोग भी आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं और उठाई भी है, बिल्कुल न्यायालय में भी और न्यायालय के बाहर भी। लेकिन जी अभी जी तो महामारी से अपने को सुरक्षित करने की बात है। अभी हम लोग अपने को बचा लें, फिर ये आगे हम लोग दबाव बनाएं कि ये जो शोषण हो रहा है वह बंद होना चाहिए। वैसे अभी संभवतः 3-4 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार, जी योगी जी का कुछ बयान भी आया था कि फीस बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन प्रश्न यह है कि फीस क्या ली जानी जी चाहिए? जो सेवाएं हम ले नहीं रहे हैं उसकी जी फीस किस बात की हमको? और यह देखिए, जी प्रॉफिट का बिजनेस है, ये कोई सेवा का बिजनेस नहीं है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, विद्यालय हैं। तो अगर वो प्रॉफिट ले रहे हैं तो उस पे सरकार को और न्यायालय दोनों को प्रतिबंध लगाना आवश्यक है, और मैं समझता हूं कि अपने कर्तव्य का निर्वहन न्यायालय और सरकार करेंगे। अब तो आवाज पूरी चली गई। हाँ आवाज आ रही है चली गई। सर हाँ, आ गई, आई आ गई, आ गई, हाँ आ सर गई। जी, सर आ गई। एक महिला अधिवक्ता साधना जी का एक प्रश्न है कि बार काउंसिल से अगर हम कोई मेडिकल क्लेम करते हैं तो मदद मिलने में देरी होती है सर, तो क्या ऐसी कोई जी, योजना नहीं है जिसमें आर्थिक या मेडिकल मदद हमें तुरंत मिल जाए? नहीं, योजना तो है ही है, अब उसमें जी देर हो रही है, ये जरूर चिंताजनक और खेद की बात जी है, लेकिन हम लोग जी प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कोई भी आर्थिक मदद तभी होगी जब उतनी राशि उपलब्ध भी हो। 3 लाख बिल्कुल अधिवक्ताओं में से हजारों एप्लीकेशन हर साल आती हैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सामने। हम लोगों से व्यक्तिगत रूप से भी लोग कहते बिल्कुल हैं, हम लोग भी अपने जो कहता है उसकी भी मदद करने का प्रयास करते हैं, जो नहीं भी कहता है, दूर बैठा है वकील ललितपुर, बदायूं, सहारनपुर, जिसको कोई नहीं जानने वाला है, उसका भी हम लोग मदद करने का प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं। बिल्कुल जी। सर अब अब मैं जानना कि जो ये जैसे कि मान लीजिए हमारा जो राज्य विधिक उत्तर प्रदेश बार काउंसिल है, उसका मतलब इस समय क्या भूमिका है उसकी इस समय काल में? देखो, बार काउंसिल अभी एक जी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानून के जी अंतर्गत सृजित एक संस्था है। तो संस्था स्थापित हो गई, लेकिन उसका संचालन व्यक्ति करते हैं। वो व्यक्ति होते हैं 25 लोग, जो उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता उनको चुनते हैं। 26वें सदस्य वो होते हैं जो महाधिवक्ता हैं, जो पदेन होते हैं। जो भी व्यक्ति महाधिवक्ता होगा उसका पदेन सदस्य होगा। बार जी काउंसिल इस समय बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह में है, जवाबदेह है, जी बहुत सी बातों के लिए जवाबदेह है, अपने आचरण के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए, जी और संस्था के रूप में भी जवाबदेह है, और प्रत्येक 26 आदमी भी, 25 व्यक्ति भी हमारे जवाबदेह हैं। जी लेकिन उससे बड़ी जवाबदेही हमारे अधिवक्ता साथियों की है बिल्कुल कि वह अ, जब चुनाव करने जाते हैं जी तो जो चुनाव करने का पैमाना है उसको देखने का प्रयास करें, उसमें भी अपने भी जो उनकी जी जिम्मेदारी है वोट देने के समय, वह जिम्मेदारी का भी निर्वहन जी करें, जिससे एक अच्छी, सशक्त और मजबूत बार काउंसिल हो। बार बिल्कुल काउंसिल सर राजनीतिक दलों के पॉलिटिकल अखाड़ा नहीं है, इसका लेकिन सर अपना कर्तव्य। लेकिन जैसे कि सर मैं जी मैं यहाँ सर आपको रोकना चाहूंगी। बार काउंसिल में बहुत लोग अच्छे भी हैं, लेकिन जो इस समय का जो रूप है मुझे तो लगता नहीं है कि काफी आपको जो एक गरिमा थी बार काउंसिल का, जिन दिनों कुछ इंसिडेंट हुए उससे गिरी है, तो एक बेहतर वकील एक जी मिनट। हाँ, जी हाँ, बोलो। हेलो, आ गए, आ गए भाई।
उसी के बगल है घर, पूछ लो अमरीशनाथ। जी जैसा 1 मिनट। हाँ सर, ठीक है। हमारे अधिवक्ता सुन रहे हैं, उनके बीच में हम बहुत सारे प्रश्न भी किए हैं और प्रश्न करना उनका अधिकार भी है, क्योंकि निश्चित रूप से बार एसोसिएशन जो है इसीलिए वो चुना भी गया है, जो वहाँ के जो पदाधिकारी तो आम अधिवक्ता ने इसीलिए दिया है कि वो जो है एक जो हमारे जो सिस्टम के जी में क्षमा जो चाहता हूँ, अधिवक्ताओं को मैं सके क्षमा उसकी चाहता हूँ। उसको बढ़ाएं, उनकी लड़ाइयाँ लड़े सर। वो जी 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 ठीक है सर। जी जी सर, एक प्रश्न मैं प्रश्न ही पहले कर दूं सर। एक सुषमा जी ने किया है कि अभी कोरोना की तीसरी लहर आने को है और ऐसे में जो वकील हैं जिनकी जीविका सीमित है और लगभग रोज की कमाई पर जीवित हैं, क्या बार एसोसिएशन उनके लिए कोई आर्थिक सहायता की व्यवस्था नहीं कर रही? बार एसोसिएशन ने पिछली वर्ष तो किया था, हम जी लोग उस पर खुद चिंतित हैं, और कारण ये है कि हमारे यहाँ सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहे हैं और हम लोग प्रयासरत जी हैं कि एफडी को तोड़ें या कैसे क्या करें, क्योंकि हम लोग 5-5 लाख जी रुपए मृत अधिवक्ताओं के परिजनों को भी दे रहे हैं और जो कोरोना पीड़ित हैं उनको भी थोड़ी सी आर्थिक सहायता कर रहे हैं। अब सामान्य रूप से जनरली आर्थिक सहायता देने के लिए हमें एक बहुत बड़ी धन की आवश्यकता होती है, और वह कैसे हम पूरा कर सकेंगे इस पे हम लोग कोशिश में है। हो सकता है जी कि हम लोग कुछ सफलता पा सकें। जी सर, एक प्रश्न ने जी किया है कि AIBE पास नए अधिवक्ता का जो COP जारी होना चाहिए वो बिना डिक्लेरेशन के की बाध्यता की हो। अब ये बार सर काउंसिल ऑफ इंडिया का विषय है, जी और अगर ये कुछ एक बना करके डिटेल दें तो मैं इसको प्रस्ताव के रूप में आगे बढ़ाऊंगा, इनकी मदद करूंगा, इनकी आवाज उठाऊंगा, क्योंकि ये काम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है। AIBE जी का इम्तिहान भी वही लेते हैं, वही COP जारी करते हैं जी प्रदेश के। AIBE जी जी हाँ, जी ऑल सर इंडिया बार एग्जामिनेशन। तो वो हमारे जी विषय तो हमारे हस्तक्षेप के बाहर है, लेकिन हम इनकी बात पहुंचा सकते हैं और उस पे हम दबाव भी बनाएंगे कि वो ऐसा जी करें। सर, अधिवक्ता अनिल तिवारी जी पूछ रहे हैं कि अधिवक्ता हेल्थ कार्ड के संबंध में बार का क्या कदम है, कृपया इसके बारे में जानकारी। अब हेल्थ कार्ड का क्या स्वरूप सर होना मेरी आवाज चाहिए वो खुद ही जी बता। जी हाँ, हेल्थ कार्ड का है, है कंसेप्ट क्या है? संबंध में क्या कदम उठा रही है बार का आपकी एसोसिएशन सर, वो जानना ये चाहते हैं हेल्थ हम कार्ड के लोग संबंध हेल्थ में बार का इंश्योरेंस क्या के कदम है विषय सर। जी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हम लोग जी सोच रहे हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस कैसे हो। कई कंपनियों से हमारी बात हुई, लेकिन बड़ा महंगा लगा हम लोगों को अभी तक। दूसरा ये है कि हर बहुत सी इस समय कंपनियां हैं जो मेडिकल इंश्योरेंस देती हैं, तो जी हम इंडिविजुअली भी अपने परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस करा सकते हैं। जहां जी तक हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बात है, वो संभावनाओं पे हम लोगों ने कई इंश्योरेंस कंपनियों से बात की, कुछ ने तो मना कर दिया कि हम करते ही नहीं है इस तरह इतने बड़े वॉल्यूम में। कुछ लोगों के जो स्वरूप उन्होंने दिया और हमारे खर्चों पे बताया कि प्रीमियम ये लगेगा, वो बहुत जी सुटेबल नहीं लगा हम लोगों को, अधिवक्ता हित में जी नहीं लगा। इसलिए अभी हम लोग चिंतित तो है कि कैसे हो हेल्थ जी इंश्योरेंस, लेकिन अभी हम लोग उसमें सफलता नहीं पाए अभी। लेकिन जी सफलता सर असफलता की बात नहीं है, अभी कोशिश है, बातचीत चल रही है। हमारे सेक्रेटरी जी प्रभाशंकर मिश्रा भी कुछ उसमें प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने भी बात की है। हमारे यहाँ जमील अहमद आजमी लोगों को सौंप रखे हैं हम लोग, कार्यकारिणी ने जिम्मेदारी कि आप लोग बातचीत करिए। मेरी भी बात हुई है कई इंश्योरेंस कंपनी से, स्टार हेल्थ है, लॉम्बार्ड है, ICICI है और एक है मेड लाइफ है। तो बातें तो चल रही हैं, लेकिन जब तक कुछ हो न जाए तो उसको मैं क्या कहूँ, अभी पहले से नहीं कुछ बिल्कुल कहा जा बिल्कुल सर, सकता। बिल्कुल। सर अब हम कार्यक्रम के लगभग अंतिम पड़ाव पे भी आ चुके हैं
और प्रश्न भी बहुत लोगों ने किया है, हो सकता है उसका देखकर उत्तर उसका कोशिश होगी कि दे दिया जाए। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि इस जो माहौल चल रहा है इस समय कोरोना का, वकील परेशान है, तो आप उन्हें चूंकि आप हमारे जो है अग्रणी है, हम लोगों ने चुन के आपको अध्यक्ष बनाया, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे ऐसी परिस्थितियों में सर? देखिए, हम लोग बहुत दुखद घड़ी से बीते हैं, गुजरे हैं। जी बहुत से अच्छे अच्छे साथी, नौजवान साथी, योग्य लोग हमारे बीच चले गए जी और बड़ी क्षति हुई है हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की। पूरे प्रदेश के अधिवक्ता समाज, जनपद जी न्यायालयों में भी बहुत क्षतियां हुई हैं, बहुत से परिवार। तो एज ए एसोसिएशन अभी हम लोगों ने जब अपने दिवंगत साथियों के परिजनों को जो छोटी सी राशि हम लोग 5 लाख रुपए दे रहे हैं, जी तो मैंने एक विश्वास जताया बार एसोसिएशन की तरफ से कि भले ही हमारा साथी न रहा हो, लेकिन हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं। उनकी समस्याओं में जो भी हम निराकरण में सहयोग कर सकेंगे हम करेंगे। और हम जी समझते हैं कि हम अधिवक्ताओं का जो रोज का रिश्ता है एक अधिवक्ता के रूप में, उससे कहीं आगे है। हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम उन परिवारों को भी देखें, जी उनकी मदद करें समय समय पर। बहुत से ऐसे लोग की डेथ हुई है जिनके जी अभी बहुत छोटे बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक तो हर बार एसोसिएशन को एक अपने यहाँ व्यवस्था पैदा करनी चाहिए कि वहां भी आपदा की चुनौतियों को या कुछ ऐसे परिवारों को क्या हम मदद कर सकते हैं उनकी मदद के लिए। दूसरी बिल्कुल बात, बार एसोसिएशन की मेंबरशिप लेने के लिए भी कुछ प्रतिबंध होने चाहिए कड़े। ये बड़ा आसान हो गया है कि कहीं से भी लॉ की डिग्री लेकर के हम आ जाएं और बार एसोसिएशन के मेंबर बन जाएं, भले ही वकालत करते हो या ना करते हो या वकालत आती ना हो, क्योंकि हम लोग किसी की जिम्मेदारी लेकर के हाँ उसके सर। सहायता जी करते हैं। बिल्कुल तो सर, अभी व्यू आपने बात की जी पढ़ाई की। जी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगी सर। आप जानना चाहूंगी कि लीगल पढ़ाई कैसी होनी चाहिए सर? पढ़ाई तो बड़ी आवाज आ लीगल रही है पढ़ाई सर? जिस पर जी जी हाँ आ रही है। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया जी लीगल एजुकेशन की जिम्मेदारी उनकी है और जो लॉ कॉलेजेस खुलते हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सहमति से खुलते हैं। जी पिछले 2 टर्म से हमारी बार काउंसिल ने कई बार प्रस्ताव के माध्यम से और अन्य राज्य की भी बार काउंसिलों ने प्रस्ताव के माध्यम से कहा कि लीगल एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, उसकी जी उसकी क्वालिटी बढ़नी चाहिए। जो वहां से पढ़ जी के लोग निकले उनका एक लगे कि वो योग्य अधिवक्ता बनने लायक हैं। तो जी चूंकि बहुत से लॉ कॉलेजेस खुल गए हैं, जगह जगह खुल गए हैं और उनके गुणवत्ता के पैमाने पे वह स्थान नहीं है जो होना चाहिए उनका। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फिलहाल 3 साल तक नए विद्यालयों के खोलने पे रोक लगा दी। जी लेकिन मैं समझता हूं कि ये सिर्फ रोक लगाने से नहीं होगा। अच्छे शिक्षक होने चाहिए और डिसिप्लिन पढ़ाई होनी चाहिए। एक जमाना था लॉ ऐसे ही लोग हॉस्टल में बने रहने बिल्कुल के लिए कोर्स कर लिया कर लेते, लेकिन अब वो परिस्थितियां नहीं है। आज लॉ स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी लॉ फर्म में बहुत से इतना विस्तृत हो गया है कि अच्छे बिल्कुल अधिवक्ताओं की, अच्छे योग्य लॉ स्टूडेंट्स की, लॉ डिग्री होल्डर्स की जरूरत है देश में और दुनिया में। बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में जो नई चुनौतियां आ रही हैं, अब टेक्नोलॉजी का भी युग है, तो लोगों को टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए, सोशल साइंस भी आनी चाहिए, लीगल साइंस भी मालूम होनी चाहिए। बहुत बड़ा आयाम है इसका। तो शिक्षा का की गुणवत्ता तो बढ़ाना बिल्कुल आवश्यक है ही है और मैं समझता हूं कि इसमें सरकार को भी, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय को भी प्रयास करना चाहिए कि वह विधि शिक्षा के स्तर का उन्नयन करें, उसको ऊंचा बनाने का काम करें। बिल्कुल सर, एक प्रश्न महेंद्र शुक्ला जी का है, वकील साहब का, कि सर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में क्या कदम उठाया गया है? अधिवक्ता देखिए, प्रोटेक्शन एक्ट के बात। प्रोटेक्शन तो पूरे संविधान में लिखा हुआ है कि हर आदमी की प्रोटेक्शन होना जिम्मेदारी है। अगर बिल्कुल अधिवक्ता अपने को इतना अनसेफ महसूस कर रहा है तो वो दूसरों की रक्षा क्या करेगा? और इसमें अलग से क्लास कैसे क्रिएट किया जा सकता है कानूनन, जब
भारत का संविधान कहता है कि सब पे समान कानून लागू होगा, सबको समान अधिकार होंगे, सबको समान रूप से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो अधिवक्ता को अलग से क्या प्रोटेक्शन चाहिए? प्रोटेक्शन तो देना सरकार की जिम्मेदारी ही है, ये तो उनका दायित्व है। बिल्कुल। जी। एक सर प्रश्न आलोक हमारे त्रिपाठी यहाँ जी का बार है। आलोक काउंसिल में ऐसा जी, एक जी आलोक बार त्रिपाठी काउंसिल में जी सर, कुछ कह रहे थे सर, कंप्लीट कर लीजिए। बार काउंसिल में भी यह विषय आया था अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लागू होने का, जी लेकिन वो एक लहर चल पड़ी है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, हम लोग को भी सुरक्षा दी जाए। जी तो सुरक्षा दी जाए तो हम इतने असुरक्षित अगर महसूस कर रहे हैं तो उसका तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन बार काउंसिल ने भी लिखा है कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। जी सर आलोक प्रोटेक्शन तो हर गरीब, जी किसान, जी मजदूर, अफसर सभी को चाहिए सबको चाहिए प्रोटेक्शन। सर, बिल्कुल बिल्कुल भाई, और सबका जीवन संविधान सबको देने, सबको प्रोटेक्ट करने का दायित्व है संवैधानिक सरकारों का। बिल्कुल। मेरे ख्याल से सर उनका संदर्भ रहा होगा जो पिछले गतिविधियों में जो वकीलों के ऊपर जो हमले हुए उनसे संबंधित होगा कि एक प्रोटेक्शन की सेफ्टी के लिए सोच रहे होंगे। सर अगला प्रश्न मेरा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही देखिए, आलोक त्रिपाठी। मैं एक सेकंड आलोक के जवाब पे पहले एडवोकेट जी प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं। जी जी देखिए, बहुत सी घटनाएं होती हैं अधिवक्ताओं के खिलाफ, खासतौर से जी जो ग्रामीण अंचल से अधिवक्ता आते हैं, वहाँ जी छोटी छोटी बातों पे खेत के, मेड़ के, भूर के, सहन के झगड़े होते हैं और अधिवक्ता को भी जी फंसाया जाता है या अधिवक्ता अपने अधिवक्ता होने के अधिकार का दुरुपयोग भी करते हैं। दोनों बातें हैं। अब बिल्कुल, ये दोनों कौन तय बातें करेगा? सर। ये तो न्यायालय तय करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन एक गंभीर प्रश्न ये उठता है कि बहुत सी ऐसी जी भी घटनाएं सामने आई हैं जहां अधिवक्ता दूसरे को प्रताड़ित करने का या जमीन संबंधी जो व्यवसाय कर रहे हैं लोग या अन्य अधिवक्ता के अलावा व्यवसाय कर रहे हैं, विवाद जी उनमें हुआ, छोटी छोटी बातें हुई। जैसे थाने जाने का क्या कारण है? किसी अधिवक्ता को पुलिस थाने पे जाने का क्या आवश्यकता है? हम न्यायालय जी में काम करते हैं, हम न्याय दिलाते हैं। जी तो हमें उस संदर्भ में अपने आचरण को देखना पड़ेगा और अधिवक्ता जी संघों को भी ये तय करना पड़ेगा कि क्या पैमाना होना चाहिए किसी के मदद करने का। क्योंकि जब हम वही अधिवक्ता जो दोषी है उसकी भी हम मदद करते हैं और जो अधिवक्ता का हत्यारा है उसकी भी हम न्यायालय में मदद करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको भी पैमाने तय करने होंगे कि हमारा आचरण कैसा हो और हमारा अनुशासन कैसा हो। सर इस बिंदु पे शशांक चंचल जी कह रहे हैं कि डॉक्टर के लिए तो कानून बन गया है, वकीलों के संबंध में ऐसा तर्क क्यों अध्यक्ष जी? वकीलों का तो उससे पहले बड़ा कानून बना हुआ था। जी एडवोकेट्स एक्ट में वकीलों के विरुद्ध कोई शिकायत होती है तो वो वकील ही, उसके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि ही उसको निस्तारित करता है। जी जी पहले यह अधिकार उच्च न्यायालय और जिला जज को था कि हमारे जी अधिवक्ता साथियों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होती थी तो वो जिला जज या उच्च न्यायालय निर्णय करता था। लेकिन सन 61 के बाद जो कानून आया है अधिवक्ता अधिनियम, उसमें अधिवक्ताओं द्वारा ही चुने हुए प्रतिनिधि उनको जो लाइसेंस देते हैं वही उनको अनुशासन का भी जो कार्रवाई होती है उसको सुनेंगे। बिल्कुल डॉक्टरों के मामले में वो एक तरह का स्पेशलाइज सर्विस करते हैं, उनके लिए मेडिकल काउंसिल में वाद योजित करने का है जी कि अगर कोई उनके द्वारा फेल्योर होता है उसका वाद योजित करने हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय हैं जिनमें डॉक्टर अगर कोई ऑपरेशन कर रहा है तो उन्होंने ये पैमाना बनाया कि उसके द्वारा अगर ऑपरेशन में जानबूझ के की गई है गलती या धोखे से हो गई है या गैर जानकारी में हो गई है, कोई ऑपरेशन बिगड़ गया, उसका उन्होंने पैमाना बनाया है, सिर्फ उसको प्रताड़ित न किया जाए, यह सुरक्षा दी गई है। तो वो सुरक्षा तो पहले से आपके पास है, जी अधिवक्ताओं को तो वो सुरक्षा पहले से मिली जी और डॉक्टर के खिलाफ अगर FIR होती है तो वो भी अरेस्ट होते हैं। जी सर आलोक त्रिपाठी जी आपसे पूछ रहे हैं कि युवा अधिवक्ताओं का क्या होगा, वकीलों की आर्थिक सहायता
किया जा रहा है, वकीलों की सहायता किया जाए, कोई मार्गदर्शन दे अधिवक्ताओं को। निश्चित रूप से नौजवान वकील इस समय बहुत पीड़ित हैं, बहुत प्रताड़ित भी हैं और उनका भविष्य इस समय बड़ा अंधकारमय हो गया है कि 1.5 साल से किसी भी प्रकार का वह, लेकिन अधिवक्ता का व्यवसाय चुना है हमने और यह तो जानते ही थे कि यहाँ न कोई तनख्वाह है न कोई पेंशन, ये तो सर्विस तो है नहीं, ये सेवा है और एक बड़ी चुनौती है कि हमने समाज की सेवा करने का जो संकल्प लिया है। तो वैसे बार काउंसिल और बार स्टेशन तो जो यथा संभव हम लोग मदद कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन अपनी मदद भी करनी पड़ेगी, अपने से भी अपने पैर पे खड़ा होना ही पड़ेगा। ये बात हमारी जो है हो सकता है अच्छी न लग रही हो, लेकिन ये तो तय, जब हम किसी व्यवसाय में जाते हैं तो ये हम निर्णय करते हैं ना जीवन का कि हम क्या करेंगे जी। तो उन चुनौतियों को पहले से समझना तो आवश्यक है, लेकिन फिर भी युवा अधिवक्ताओं की समस्याएं तो है ही हैं, क्योंकि वह उनके द्वारा सृजित समस्याएं नहीं है, ये एक महामारी है। इसमें सरकार को भी और हमारी बार एसोसिएशन और बार काउंसिल तीनों का दायित्व है कि उनकी मदद करें। जैसे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने अक्टूबर में करोड़ों रुपया, लगभग 10 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं में वितरित करने के लिए हर जनपद न्यायालय में दिया है। लेकिन 10 करोड़ की राशि बड़ी है, लेकिन जब वो बंटता है तो बहुत छोटी राशि हो जाती है। तो जो संभव हो सका है वो किया गया है। जी जी सर, भविष्य में कोई योजनाएं हैं अधिवक्ताओं को लेकर, और भी जो सरकार से हम लोग उसके लिए सरकार से और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए उनको, सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लगातार, सिर्फ ये कोरोना के बहुत पहले से भी हम लोगों का दबाव रहा है कि कुछ योजनाएं होनी चाहिए। एक अभी 16 तारीख को दिसंबर में उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं का एक समागम हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित किया था। और कोई वह खुशी का फंक्शन हमने नहीं किया था, हमने एक संवाद पैदा करने का फंक्शन किया था, आयोजन किया था कि मुख्यमंत्री हमारी बात सुने। हम लोग गए थे, हम तत्कालीन अध्यक्ष बार काउंसिल और मैं अध्यक्ष के रूप में गया था। मुख्यमंत्री से हम लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और हम लोग कहे कि आप जो हमारे बीच में आकर के हमारी समस्याएं सुनिए। मैं इस बात के लिए उनको धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों की बात हुई थी 10 दिसंबर को, 8 दिसंबर को हमारी उन लोगों की भेंट हुई और तत्काल ही उन्होंने चिंता भी व्यक्त की कि अधिवक्ता बहुत इस कोरोना महामारी में जो 3-4 महीने बंद रहा है न्यायालय, उसमें बहुत प्रभावित हुए हैं और सहर्ष उन्होंने कहा कि हम आपकी बात आकर के वहीं सुनेंगे। और ये पहला अवसर है कि हमने उनको मंच पे ज्ञापन दिया उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की समस्या के संबंध में, और उन्होंने उसको देखा भी, उसके निराकरण का आश्वासन भी दिया, जिसमें से 2 बातें उम्मीद है कि जल्दी ही होनी चाहिए कि 5 साल तक के अधिवक्ताओं को और 60 वर्ष के ऊपर के अधिवक्ताओं को, क्योंकि यह बैठक हुई थी जनवरी में, जो ब्रजेश पाठक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, न्याय मंत्री हैं, और जो विधि परामर्शी हैं एलआर साहब और हम लोगों की, इस बैठक में तय हो गया था कि 5 साल के अधिवक्ताओं को, लेकिन जब तक ये कुछ कार्य रूप में आता तब तक ये महामारी फिर शुरू हो गई है। तो उम्मीद करता हूं कि 5 साल तक के अधिवक्ताओं को, 60 वर्ष के ऊपर के अधिवक्ताओं को कुछ आर्थिक सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार यथाशीघ्र देगी। इसके अलावा भी हम लोगों ने बातें की हैं कि अधिवक्ता कल्याण निधि का भी राशि बढ़ाई जाए और हमारे अधिवक्ताओं को आवासीय सुविधाएं भी प्रदान की जाए। हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जहां तक बात है, चूंकि यहाँ करीब 15-16 हजार अधिवक्ता एक साथ है, बगल में 2 किलोमीटर पे जनपद न्यायालय है, उनके लिए एक छोटा सा हेल्थ सेंटर बनना चाहिए, वह भी बात हो चुकी है। उसके लिए जमीन की बात है, अब या तो हाईकोर्ट खुद उपलब्ध कराए या जो भी सरकार व्यवस्था करे।
अधिवक्ताओं के लिए आवासीय सुविधा की भी बात लगभग फाइनल स्टेज पे है। मैं उम्मीद करता हूं कि जुलाई अगस्त तक इनमें कुछ सार्थक कार्रवाई होगी। जी सर, आप मेरे मंच पे आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, शेयर किया हम लोगों से, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को के प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे। और बहुत सारी चीजें हैं, अभी गतिविधियां हैं, क्योंकि समय ऐसा नहीं है, समय को सभी झेल रहे हैं, चाहे जो घर में बैठे हैं या जो कोरोना से लड़ रहे हैं वो भी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाल कर दिया। और मैं सर उम्मीद करती हूँ कि कुछ प्रश्न हम नहीं पढ़ पाए हैं जो, उसको इस पे फेसबुक पे आप देखकर उसका उस प्रत्युत्तर जरूर दे दीजिएगा, और अगर मैं समझती हूँ कि मैं दे सकती हूँ तो मैं उसको जरूर पढ़ूंगी। सर इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी शेयर की। मैं जी कुछ कहना धन्यवाद चाहेंगे सर? आपको हूँ, मैं धन्यवाद आपको दे रहा हूँ। देखिए, मुझे लोगों ने आप सबके मत से, आप लोगों की भावनाओं से मैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चुना गया। बार काउंसिल का भी मेंबर, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन रह चुका हूँ भी 2000 से मेंबर। निश्चित रूप से अगर हम अधिवक्ता जनता के प्रतिनिधि हैं तो मेरा दायित्व तो 24 घंटे का है, हम आपके जवाबदेह हैं, अपने स्वयं के कर्तव्य और आचरण के भी, और एक बार के प्रतिनिधि के रूप में। और यह संवाद हम लोगों का होते रहना चाहिए समय समय पर। जैसे हाथी को एक महावत ऊपर से जब तक अंकुश लगाता है तो नियंत्रित रहता है, तो यह आदान प्रदान विचारों का होता रहना चाहिए, जिससे कि हम भी ठीक रहें और ठीक ढंग से हम अपने अधिवक्ता साथियों की मदद भी कर सकें। तो इस लिहाज से जी, इस लिहाज से मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने ये मन में आपके बात आई, बहुत अच्छी आई, आपने प्रयास किया और हमको अवसर दिया कि मैं अपने अधिवक्ता साथियों से जुड़ करके संवाद कर सकूं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद। जी सर एक जी सर अनुमति दे तो एक धीरेन्द्र ओझा जी का बहुत अच्छा प्रश्न है, उसको मैं चाहूंगी कि आप उसको जरूर उसका रिप्लाई करें। सर धीरेन्द्र ओझा जी जानना चाहते हैं कि अधिवक्ताओं की न्यूनतम तय होनी चाहिए, अधिवक्ताओं की न्यूनतम तय होनी चाहिए क्या है, आज उच्च न्यायालय में हो या जिला न्यायालय, हर जगह। हाँ, फीस का कोई स्तर नहीं है, कम से कम काम करने के लिए अधिवक्ता तैयार हो जाता है। क्या बार काउंसिल फीस तय नहीं कर सकती कि मतलब मामलों की, हर प्रकार के मामलों में जितनी की न्यूनतम फीस हो, प्रारंभिक फीस बार में जमा हो, वहीं से अधिवक्ताओं को प्राप्त हो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? देखिए, एडवोकेट्स एक्ट में लिखा है कि रीजनेबल फीस, रीजनेबल फीस पे आप काम करेंगे अपने स्टेटस के अनुसार जो कानून में। और फिलहाल तो हम लोग अधिवक्ता अधिनियम से बंधे हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा। शीतलवाद एक बड़े भारी वकील थे। जी सर। जो भी वकील होगा शीतलवाद का नाम जानता होगा। बिल्कुल। शीतलवाद साहब 8 साल तक वकालत किए और उनको 1 रुपया भी फीस में नहीं मिला 8 साल तक। और जो पहली फीस मिली उनको 25 रुपए, वह उनके सीनियर उस दिन नहीं थे, तो ये हुआ कि ये मुकदमा बहस कैसे होगा। तो उन्होंने कहा साहब मैं बहस करने की अनुमति दें, तो मुवक्किल ने कहा बिल्कुल आप कर दीजिए, उसको कुछ अर्जेंसी थी। उन्होंने बहस किया और 25 रुपए उनको फीस। देखिए, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण प्रोफेशन है। मेरा मानना है कि राजनीति, वकालत और किसानी, ये तीनों बड़े कठिन, जीवन के सबसे कठिनतम, इसमें हमारे आचरण, हमारी योग्यता का क्षण प्रतिक्षण परीक्षण होता है। हर सेकंड हमारा इम्तिहान होता है कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। यह बड़ी मेहनत का प्रोफेशन है और फिर तो किस्मत साथ देती है तो ऊंचाइयों की भी कोई सीमा नहीं। लेकिन जो ये भाई का कहना है, हमारे मित्र ओझा जी का, कि फीस निर्धारित होनी चाहिए, तो ये होना तो चाहिए, लेकिन ये बार एसोसिएशन के ही स्तर पे हो सकता है। देखिए, ये कंपटीशन का है और कंपटीशन जब लाइफ के हर क्षेत्र में है, व्यापार में है, किसानी में है, मजदूरी में है, डॉक्टरी में है, कहीं भी नहीं है। अब वो आपके प्रतिभा पे है, वो फीस तय करती है आपकी। क्योंकि कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट 10 रुपए में भी बेच रही है, कोई
उसी कंपटीशन में 8 रुपए में भी बेच रही है, कोई 20 रुपए में भी बेच रही है। वो अपने ढंग से एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो अपने ढंग से कि हम योग्य हैं, हम योग्य हैं। तो जब कंपटीशन है तो उसमें प्रतिबंध लगाना हम मुझे लगता है कि बड़ा कठिन काम है। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन सहमत हूं। जी अब सर। देखिए, गुरु शिष्य की परंपरा का ये प्रोफेशन है। आज लोग जी बिल्कुल। गुरु के पास जाते हैं, गुरु उनसे काम लेते हैं, उनको कुछ सिखाते हैं। तो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कर्तव्य है कि अपने जूनियर अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित करें, उनको जी कुछ आर्थिक सहयोग करें, जिससे कि उत्साह आगे आने वाली बार का डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे बार का जी डेवलपमेंट में 2-3 बाधाएं इस समय है। एक तो भीड़, दूसरा सीनियर्स और जूनियर्स के बीच का खाई। अब जो जी व्यक्ति जाता है सीनियर के पास, वो भी अपने मंतव्य से जाता है और 2-4 दिन 10 दिन अपने सीनियर को पैर वैर छुआ, उसके बाद वो खुद सीनियर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे भी बिल्कुल सर। उदाहरण हैं। जी दूसरा जी ये है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था में जो एक बड़ी भारी चुनौती है, भाई भतीजावाद। एक जी किसी का बच्चा आया तो उसको बहुत प्रोत्साहन मिलता है, एक जो आम जन माहौल से आया जिसको कोई सपोर्ट नहीं है, वह संघर्ष करता है। तो यह बिल्कुल विषय बड़े गंभीर विषय हैं और इन सब विषयों पे अधिवक्ता संघों को, हम लोगों को, हमारी बार काउंसिल, सबको खड़े होना चाहिए कि एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था बने जहां योग्य और अच्छे आचरण के लोग अधिवक्ता के रूप में समाज की सेवा करने आए। बिल्कुल सर, उससे मैं सर सहमत हूँ, क्योंकि मैंने भी इसको झेला। हम्म। रितेंद्रा जी का कनेक्शन कट गया है।
दोस्तों, आज हमने हाई कोर्ट बार के वर्तमान अध्यक्ष अमरेंद्र जी से बात की और सर डेट प्रॉब्लम अभी हम लोग वर्चुअल पे डिस्कशन कर रहे थे, मुकदमे की यही सब प्रॉब्लम है, तो अचानक मेरा भी नेट चला गया सर। तो सर हमने बहुत कुछ बात कर रहे थे सर, आप फीस फीस के बारे में सर, एडवोकेट फीस के बारे में। तो कंप्लीट हो गई थी तो जी। तो सर इसी के साथ हम चाहेंगे कि हमारे जो और भी जो अधिवक्ता साथियों ने प्रश्न किए हैं तो उनको पढ़ के उनका रिप्लाई हम लोग जरूर कर देंगे और ऐसे हम लोग से जुड़े रहिए, सहयोग बनाते रहिए। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मेरे निवेदन को स्वीकार किए और यहाँ पे आए, इस मंच पर आए। धन्यवाद।